के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐसा क्या कर दिया है कि यूक्रेन परेशान है तो यूरोप जो है डरा हुआ है। खबर यह है कि रूस के सरहदी इलाकों से बहुत से लोग यूरोप की तरफ कूच कर रहे हैं क्योंकि पुतिन ने अपना पुराना प्रण दोहरा दिया है। पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए पुतिन ने कहा कि वो रूस की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुतिन ने सभी विकल्पों के इस्तेमाल की चेतावनी दी है, यानी पुतिन अब यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए क्या है वो प्लानिंग। परमाणु, ये शब्द है सिर्फ 6 अक्षर का, लेकिन इससे पूरी दुनिया खौफ खाती है क्योंकि ये तबाही का दूसरा नाम है। जहां गिर जाए वहां सर्वनाश तय है। रूस और यूक्रेन युद्ध में इसका जिक्र एक बार नहीं कई बार आया है। एक बार फिर इसका जिक्र रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। परमाणु, ये शब्द है सिर्फ 6 अक्षर का, लेकिन इससे पूरी दुनिया खौफ खाती है क्योंकि ये तबाही का दूसरा नाम है। जहां गिर जाए वहां सर्वनाश तय है। रूस और यूक्रेन युद्ध में इसका जिक्र एक बार नहीं कई बार आया है। एक बार फिर इसका जिक्र रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का क्लाइमेक्स आ गया है। अब या तो युद्ध खत्म होगा या फिर आर पार होगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी एक बार फिर इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी हुई है। सुनिए पुतिन ने ऐसा क्या बोल दिया है। Пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. पुतिन ने यूक्रेन को मदद दे रहे पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप लगाया है। पुतिन का कहना है कि नेटो के कुछ देश और उनके नेता रूस के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश रूस को बर्बाद करने में लगे हैं। रूस कोई भी कदम उठाने को तैयार है। सैन्य मोर्चाबंदी के आदेश पर साइन हो चुका है। रूस पर खतरा हुआ तो करारा जवाब देंगे। रूस कोई भी साधन अपनाने को तैयार है। परमाणु हमला करने से नहीं हिचकेंगे। परमाणु हमला कोई झांसा नहीं है। पुतिन को सुनेंगे तो उनके लगाए सारे आरोप शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. सुना आपने, पुतिन ने पूरी दुनिया के सामने अपना पुराना प्रण दोहराया कि वो रूस की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. यानी पुतिन ये साफ
कह रहे हैं कि अब लक्ष्मण रेखा पार हो गई है, रूस को हल्के में लेना, खतरे से खेलना है। इसके लिए पुतिन ने अपने संबोधन में सेना को मोबिलाइज करने का आदेश भी सुनाया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब रूस अपनी सेना को मोबिलाइज करेगा। पुतिन के संबोधन का संक्षिप्त सार यह है कि पुतिन ने यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने की बात कही है। इसके तहत रूस 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर कम से कम 660 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। यूक्रेन के शहरों को रूस का हिस्सा बनाने के लिए रूस जनमत संग्रह कराने जा रहा है। रूस ने ऐलान किया है कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया में वोट डलवाए जाएंगे। जनमत संग्रह के लिए यह वोटिंग 23 से 27 सितंबर तक की जाएगी। और पुतिन की प्लानिंग का मतलब है कि यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े, यूक्रेन के उन इलाकों में जनमत संग्रह की प्लानिंग है जो रूस के कब्जे में है। पुतिन की यह रणनीति मास्टर स्ट्रोक कही जा रही है। रूस ने यूक्रेन के उन 4 इलाकों में जनमत संग्रह की घोषणा की है जिन पर रूस ने या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से कब्जा जमा रखा है। ये इलाके हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया। रूस की सरकारी मीडिया में शुरुआती जनमत संग्रह का एक नतीजा भी दिखाया गया है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया में 80% से अधिक लोग रूस में शामिल होना चाहते हैं, जबकि डोनेट्स्क और लुहांस्क में यह आंकड़ा 90% से अधिक है। Долгие 8 лет ждали референдум о присоединении к России. Это была наша общая мечта и наше общее будущее. И вот это случилось. Референдуму быть. पुतिन के जनमत संग्रह वाले प्लान से साफ हो जाता है कि उनकी नजर शुरू से ही यूक्रेन के आधे चांद पर थी। यूक्रेन की धरती का वो टुकड़ा आधे चांद के आकार का है। पुतिन का मिशन मून पूरब में खार्किव से दक्षिण में ओडेसा तक वाले यूक्रेन के पूर्वी दक्षिणी हिस्से को रूस में मिलाना है। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। और ये जमीनी रास्ता यूक्रेन के जिस हिस्से से होकर गुजरता है उसके पूर्वी दक्षिणी हिस्से पर अगर गौर से देखें तो ये आधे चांद के आकार में दिखता है, जिस पर 100% कब्जा इस वक्त पुतिन की युद्ध में पहली प्राथमिकता बनी हुई है। यही वजह है कि पुतिन ने अपने संबोधन में बाकायदा इसका जिक्र किया है। लेकिन पुतिन के इस संबोधन को लेकर पश्चिमी मीडिया में अलग दावा पेश किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि परमाणु हमले की चेतावनी वाली स्पीच के दौरान पुतिन की तबीयत बेहद खराब थी। स्पीच की रिकॉर्डिंग पुतिन की खराब तबीयत के चलते कई बार कैंसिल करनी पड़ी। दावा तो यहां तक है कि न्यूक्लियर हमले की धमकी से रूस के कई आला अधिकारी बेहद नाराज थे, लेकिन पुतिन ने अपना वीटो यानी इस्तीफे की धमकी दे दी। एक तरफ परमाणु धमकी, दूसरी तरफ यूक्रेन में रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा करने की बात, और तीसरा और मास्टर स्ट्रोक जनमत संग्रह, जिसके जरिए पुतिन वो करने जा रहे हैं जो उनकी मिसाइलें नहीं कर पाई। ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनको इस बात का यकीन नहीं कि पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। देखा जाए तो यूक्रेन जंग के हर मोर्चे पर पुतिन की फौज काफी तनाव में है। यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद रूस के पांव उखड़ने शुरू हो चुके हैं और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की तरफ से दावा यह किया गया है कि जंग जारी रखने के लिए रूस के पास सेना कम पड़ गई है, लिहाजा पुतिन के इशारे पर रूस की जेलों में बंद कैदियों को रूस की सेना में भर्ती किया जा रहा है। यूक्रेन के काउंटर अटैक से उखड़े रूसी सेना के पांव। यूक्रेन ने वापस जीते कई अहम इलाके।
जीतने के लिए रूस ने चली नई चाल। यूक्रेन फतेह का फॉर्मूला, पुतिन का कर्म। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि आखिर यूक्रेन जंग जीतने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर कौन सा नया दांव चला जा रहा है। उससे पहले हम आपको यूक्रेन जंग की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस हकीकत की तस्दीक कर रही हैं कि जंग में फिलहाल यूक्रेन के काउंटर अटैक में रूसी सेना के पांव उखड़ने शुरू हो गए हैं और यूक्रेन की सेना रूसी फौज के कब्जे से अपने देश के कई अहम शहरों को वापस जीतने में कामयाब हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी शायद इस बात का इल्म है कि यूक्रेन जंग में अब रूस की फौज को कई जगहों पर भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने एक नई रणनीति के तहत अपने काउंटर अटैक में एक रूसी सैनिक के मुकाबले 8 यूक्रेनी सैनिक उतार दिए हैं। इस अचानक हमले के लिए रूसी सेनाएं तैयार ही नहीं थी। इसके साथ ही उनकी तादाद भी यूक्रेनी सैनिकों से काफी कम थी। नतीजतन उन्हें अपनी कई अहम पोजीशन छोड़नी पड़ी। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में जंग जारी रखने के लिए एक नया दांव चला है। ये दावा किया है रूस के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने। ये व्लादिमीर ऑस्टकिन हैं। फिलहाल ऑस्टकिन अपने परिवार के साथ फ्रांस में रहने के लिए मजबूर हैं। व्लादिमीर ऑस्टकिन का दावा है कि राष्ट्रपति पुतिन के इशारे पर उनकी प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन गुलाग यानी रूस की अलग अलग जेलों से कैदियों को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी फौज में भर्ती कर रहे हैं। अपने दावों को साबित करने के लिए ऑस्टकिन ने इन तस्वीरों के अलावा एक वीडियो भी पोस्ट किया है। भूरी जैकेट में नजर आ रहा ये शख्स ही येवगेनी प्रिगोजिन है, जो यूक्रेन जंग के लिए रूस की जेलों में बंद कैदियों को रूसी सेना में भर्ती कर रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में तबाही आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सैनिकों के बदले यूक्रेन में रूस के क्रिमिनल लड़ते नजर आएंगे। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के दावे के मुताबिक रूस अब तक यूक्रेन जंग के लिए 28,000 कैदियों को अपनी सेना में भर्ती कर चुका है। आइए अब आपको ऑस्टकिन का पोस्ट किया वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर उनका दावा है कि रूस के पास यूक्रेन जंग लड़ने के लिए सैनिकों की कमी हो गई, लिहाजा वो जेलों में बंद कैदियों को अपनी सेना में शामिल कर रहा है। В ТикТок сейчас выложу, блядь. Серьезно, он тоже с***ся. Тут. Вова тоже, блядь. Вова пошел. Все едут, короче, блядь, то ли красть, то ли воевать. व्लादिमीर ऑस्टकिन का दावा है कि ये वीडियो रूस की एक जेल का है, जिसमें रूस की सेना में भर्ती होने के लिए एक नहीं बल्कि कई कैदी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि रूस अब तक यूक्रेन जंग के लिए 28,000 कैदियों को अपनी सेना में भर्ती कर चुका है। दरअसल व्लादिमीर ऑस्टकिन एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और राष्ट्रपति पुतिन के विरोध के चलते अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए 2021 में उन्हें रूस छोड़ना पड़ा था। व्लादिमीर ऑस्टकिन ही वो शख्स हैं जिन्होंने यूक्रेन जंग के दौरान ये दावा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग में कैदियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्लादिमीर ऑस्टकिन का तो ये भी कहना है कि रूस की खुफिया एजेंसी FSB फ्रांस में उन पर जानलेवा हमला भी कर चुकी है, लेकिन वो इस हमले में बच गए थे।
स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के नाम से आप जिसे जानते हैं, बहुत बड़ी आज छापेमारी एक साथ पूरे देश के अंदर पीएफआई के अलग अलग ठिकानों के ऊपर हो रही है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको मैं बता रही हूँ, जब दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों में पीएफआई के ऊपर ज्वाइंट ऑपरेशन ईडी और एनआईए का इस वक्त चल रहा है। अहम खबर इस वक्त की, ईडी की टीम और एनआईए की टीम एक साथ 10 से अधिक जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये आज की सबसे अहम और बड़ी खबर। देखिए, ये ऐसी जानकारी मिल रही है कि ये इनपुट बहुत पहले से मिल रहा था कि पीएफआई का कई आतंकवादी गतिविधियों में हाथ हो सकता है। आपने भी तमाम बार वो खबरें देखी होंगी, वो चाहे बिहार से आई हो या फिर दक्षिण भारत से आई हो। अब इन सभी जगहों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बताया यही जा रहा है कि जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, राज्यों की संख्या भी बढ़ सकती है, गिरफ्तारियों की संख्या भी बढ़ सकती है। ये अहम खबर इस वक्त की मैं आपको बता रही हूँ। शाहीन बाग इलाके में मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ और न सिर्फ शाहीन बाग बल्कि जसोला में भी आज संयुक्त छापेमारी की जो कार्रवाई है वो की गई है ईडी और एनआईए की तरफ से। तो ये सबसे अहम खबर। और देखिए, इसके पहले आपने सुना भी होगा, कई बार विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। ये चीज भी यहाँ पर स्पष्ट कर देना जरूरी है कि पीएफआई बैंड कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पीएफआई बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और जितनी बार भी असामाजिक तत्वों में नाम आ रहा था पीएफआई का, तो यही कहा जा रहा था कि भाई अगर ऐसी कोई आतंकवादी गतिविधि में पीएफआई शामिल है तो फिर कार्रवाई आखिर की क्यों नहीं जाती है। बड़ी खबर यही आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आज एक साथ पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अब आगे अगला कदम क्या रहता है, कितने लोग आते हैं इस शिकंजे में, ये देखने वाली बात रहेगी। अभी आज जो छापेमारी की गई है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें यही बताया जा रहा है कि ज्यादातर पीएफआई के जो बड़े अधिकारी हैं, जो संगठन के लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। या फिर इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो जिस वक्त छापा मारा जा रहा था उस वक्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। अब आगे क्या अपडेट है, मेरे सहयोगी भवानी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। भवानी, आपके पास अभी फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए, राजस्थान के अंदर तकरीबन 4 लोकेशन पर छापेमारी और सर्च हुई थी। वो सर्च इस वक्त कंप्लीट हो गई है। अलग अलग जगह से जो टीम एनआईए की निकल चुकी है। यहाँ पर हम जयपुर के अंदर पीएफआई के प्रदेश कार्यालय पर हैं, दफ्तर पर हैं। यहाँ पर अभी कहा गया था कि 11 बजे बात करेंगे, पीएफआई की ओर से ऑफिशियल वर्जन आएगा कि इस रेड को लेकर उनका क्या कहना है। अभी तक जो कार्रवाई हुई उसके अंदर अलग अलग जगह से दस्तावेज बरामद किए। इसमें जयपुर और इसके अलावा कोटा के सांगोद से वहाँ से दस्तावेज बरामद किए। 2 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें पीएफआई के अध्यक्ष हैं आसिफ, जिनको केरल के मल्लपुरम से गिरफ्तार किया गया। दूसरे एसडीपीआई है, एसडीपीआई के सादिक है जो पॉलिटिकल विंग माना जाता है पीएफआई की, उनको कोटा के सांगोद से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों से और से पूछताछ की गई। यहाँ पर भी दफ्तर में अलग अलग लोगों से पूछताछ की। ये जो दफ्तर है, आप देखिए कि जो नारे लग रहे हैं, आप देखिए कि ये यहाँ पर लगातार इस तरीके से लगते रहे ईडी को लेकर या बाकी को लेकर, क्योंकि 1 साल पहले भी यहाँ पर एक रेड हुई थी। तो लगातार उसके बाद में क्योंकि पीएफआई को लेकर, उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। अलग अलग वजह से, अलग अलग कारणों से आप देखिए कि राजस्थान में कोटा के अंदर पीएफआई का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था कोविड के दौरान। फिर उसके बाद में राजस्थान में जिस तरीके से जो एक्टिविटीज़ हुई थी, अलग अलग जो घटनाएं हुई थी, उसमें ये आरोप लगा था पीएफआई पर जो कि क्या पीएफआई फंडिंग कर रही है, भड़काने का काम कर रही है। अलग अलग जांच चल रही थी और ये पूरे अगर केवल राजस्थान का मसला नहीं है, बाकी स्टेट से उनको क्लब करके एक साथ जांच की जा रही थी। और एनआईए काफ़ी पुख्ता सबूत के जो सोर्सेज कहते हैं उनके मुताबिक उन्होंने काफ़ी तैयारी के साथ में जो इन्फॉर्मेशन थी उनकी पहले से काफ़ी छानबीन की गई थी। उसके बाद में उनके वेरिफिकेशन कराया गया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद में सारी छानबीन। अमित सिंह, आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन अमित पांडे का पहले मैं रुख कर लूँ। अमित, ये तो पीएफआई की कमर तोड़ने वाली कार्रवाई आज दिखाई दे रही है। एक साथ इतनी जगहों पर छापेमारी और उसमें ये कहा जा रहा है कि तमाम जो बड़े लोग थे पीएफआई के, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये तो पीएफआई की कमर तोड़ने वाली कार्रवाई हुई। और न केवल कमर तोड़ने वाली, बल्कि अगर हम कहें नस्ते नाबूद करने वाली कार्रवाई, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? देखिए, इसकी प्रमुख वजहें हैं। एक साथ अभी तक 114
जो गिरफ्तारी लोगों की तादाद है वो पहुंच चुकी है। और अगर हम देखें जांच एजेंसियों की कार्रवाई को देखें तो पिछले 3-4 सालों में इतनी व्यापक स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई थी। अब हम अगर देखें कि किन किन लोगों ने कार्रवाई की है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, स्थानीय पुलिस, इन सब ने मिलकर एक कार्रवाई की और बाकायदा इसके लिए पूरा एक ग्राउंड वर्क तैयार किया गया था। होमवर्क कर रही थी जांच एजेंसियां, सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। इससे पहले एनआईए ने अपने अलग अलग कोर्ट में अपनी जो रिमांड एप्लीकेशन है वो दाखिल की थी। एनआईए ने इस मामले में एफआईआर भी रजिस्टर की थी, अलग अलग प्रदेश की पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की थी। फिलहाल दिल्ली का ये जो मकान है ये एक अहम कड़ी बनकर उभरा है, क्योंकि यहीं पर पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का यह राष्ट्रीय कार्यालय है दिल्ली में, और यहाँ से परवेज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। ऐसा कहा जाता है कि परवेज उस संगठन की यहाँ से दिल्ली शाखा का प्रमुख था, लेकिन ये राष्ट्रीय कार्यालय, देखिए जरा तस्वीरें देखिए कि यह राष्ट्रीय कार्यालय है और अब किसी जगह जो अलग अलग जगहों पर देश में जो ऑफिसेस थे वहाँ पर रेड चल रही है। हाँ बिल्कुल, तो ये दिल्ली की तस्वीर अमित पांडे आपने दिखाई, लेकिन अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है और उन सभी जगहों पर न्यूज़ 18 इंडिया के सहयोगी इस वक्त मौजूद है। अमित सिंह, मैं आपके पास आ रही हूँ। अच्छा अमित, खास करके अगर ये जो पूरी रेड हुई है उसके ऊपर हम नजर डालेंगे, उन जगहों पर रेड हुई अमित जहां पर विरोध हो सकता था, जो लोग वहां के बाशिंदे थे वही कार्रवाई का विरोध कर सकते थे। अमित, क्या यही वजह रही कि रात में छापेमारी की गई? 3-3:30 बजे अलग अलग जगहों पर पहुंचती है एनआईए और ईडी की टीम और उसके बाद छापा मारा जाता है। अमित, हाँ अमित, मैं लौटती हूँ आपके पास क्योंकि आपकी आवाज भी नहीं मिल रही है। दोबारा हम अमित से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर एनआईए और ईडी की रेड। अच्छा आप ये समझिए, एनआईए की रेड कब पड़ती है या एनआईए किसी भी मामले की इन्वेस्टिगेशन में कब उतरती है? जब आतंकवादी गतिविधि होती है या कोई भी आतंकी एंगल निकलकर सामने आता है। अब ईडी की आप बात कीजिए, ईडी कभी भी पैसों के लेन देन के मामले को लेकर के छापेमारी करती है या कार्रवाई करती है, तो एनआईए और ईडी की ये संयुक्त है, ज्वाइंट ऑपरेशन है। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं आतंकी फंडिंग की जो लगातार बात हो रही है, तो उसी एंगल से जांच भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमित सिंह, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। अमित, आपके पास अपडेट क्या है फिलहाल? देखिए, सुबह तड़के 3-3:30 बजे के आसपास एनआईए की टीम ने रेड किया है और उन लोकेशंस पर रेड किया है कि हो सकता था कि एनआईए का वहां पर विरोध हो। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदिरा नगर में, लखनऊ के इंदिरा नगर में। यहां से वसीम उर्फ बबलू को हिरासत में लिया गया पहले, अब और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वसीम की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये वसीम का घर है। इसके अलावा लवकुश नगर एक और लोकेशन है लखनऊ में, वहाँ पर गिरफ्तारी की गई है एक संदिग्ध की। इसके अलावा कुल 8 लोगों को लखनऊ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है, बहराइच से गिरफ्तारी हुई है, बस्ती से गिरफ्तारी हुई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर रेड चला है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं इस गली की, तो इसी रास्ते से होते हुए एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है। तो जाहिर तौर पे एनआईए की टीम जब गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर पहुंची है, घर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो उस संदिग्ध की पहले पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया और संदिग्ध पाया गया तभी हुआ है। और पूरे देश में जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ एक्शन में इस वक्त एनआईए दिख रही है, एनआईए को हर स्टेट में देखें तो उसी तरीके से यूपी में भी एटीएस जो है वो लगातार असिस्ट कर रही थी। यूपी एसटीएफ ने आपको अमित रोक रही हूँ मैं, आपको एक बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है और तस्वीरें जो मिल रही है वो पहले दर्शकों को दिखा दें। गृह मंत्री अमित शाह इसी पीएफआई मामले के ऊपर इस वक्त उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। एक तरफ तो ईडी और एनआईए की रेड पूरे देश में अलग अलग जगहों पर चल रही है और वहीं दूसरी तरफ अमित शाह इस वक्त उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह, तस्वीरें भी आपके फिलहाल सामने कि किस तरह से तमाम अधिकारियों के साथ इसी पीएफआई की रेड को लेकर इस वक्त बैठक कर रहे हैं। और लगातार बीते दिनों आपने देखा था कि जितनी बार भी किसी भी मामले में पीएफआई का नाम सामने आता था तो विपक्ष यही कहता था सरकार को कि संस्था को बैन किया नहीं है आपने, और इसके अलावा अलग अलग मामलों में जब नाम आ रहा है तो कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है। आज वैसी कार्रवाई दिखाई दे रही है। भवानी का मैं एक बार फिर से रुख करती हूँ। भवानी, एनआईए की और ईडी की रेड अलग अलग जगहों पर चल रही है और वही बात कि बैन नहीं है अभी पीएफआई भारत के अंदर। अगली बड़ी कार्रवाई क्या इस रूप में भी दिखाई दे सकती है कि पीएफआई को बैन कर दिया जाए?
देखिए बड़ी खबर ये है कि इस वक्त जयपुर के अंदर पीएफआई ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है एनआईए की कार्रवाई के विरोध में। ये पीएफआई के दफ्तर से झंडे लेकर पीएफआई के कार्यकर्ता निकल रहे हैं और प्रोटेस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट की शुरुआत कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कहाँ कर रहे हैं आप देखिए कि कहाँ आप थोड़ा सा क्लियर कर, कहाँ से क्या प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं, क्या विरोध क्यों है, क्या अभी चल रहे हैं हम लोग, अभी चल रहे हैं। 2 मिनट मेरी बात सुने। आप लोग किस लिए आए यहाँ पे? आप लोगों को क्या मालूम नहीं है कि किस लिए आप लोग आए? पता है ना आप सब लोगों को, फिर क्या प्रॉब्लम है? अभी मेरी बात सुने, अभी मेरी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप ओवर रिएक्ट नहीं कर सकते ना आप लोग। 5 मिनट आप बाहर चलेंगे ना, तो आप देखिए कि इस वक्त का डॉक्यूमेंट कुछ मिला आपके यहाँ? मेरी बात सुनो, सब कुछ आपके सामने है। जो आपको मिला है ना वो आपको पहले मिला, बाद में बिल्कुल। और भवानी, यही मैं इसके पहले कह रही थी, लौटूंगी आपके पास भवानी, यही मैं इसके पहले कह रही थी कि जिन जगहों पर छापेमारी होनी थी पूरा अंदेशा था, टीम को भी पूरा अंदेशा था कि वहां आम लोगों का सपोर्ट भी मिल सकता है। और इसी तरह न सिर्फ गुपचुप तरीके से बल्कि रात के वक्त, हालांकि ऐसी रेड में वैसे भी किसी को भनक नहीं लग पाती है, लेकिन रात के वक्त में इन जगहों पर छापेमारी हुई है। अभी आपने भवानी को देखा, सवाल पूछने के बाद किस तरह से जो झंडा बैनर लेकर के बाहर निकले हुए लोग हैं वो उग्र हो रहे हैं। हालांकि खैर ठीक है, वो संस्था से जुड़े हुए हैं तो उनकी ये बात जायज भी लगती है। मैं अमित पांडे आपका रुख करती हूँ। अमित, शाहीनबाग में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहीं पर परवेज का घर जिसे सुबह गिरफ्तार किया गया। अमित, ये बताया जा रहा है कि वो शायद अपने बेटे को, बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए गए हुए थे, वापस लौटते वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई, मोबाइल भी ले लिया गया है, कुछ दस्तावेज लिया गया है, लैपटॉप लिया गया है। ये गिरफ्तारी के वक्त क्या क्या चीजें जब्त की गई हैं अमित, अगर उस बारे में आपके पास डिटेल है? देखिए, गिरफ्तारी के बाद जो भी चीज़ उनसे जो जब्त की गई है उसकी डिटेल जब अदालत में जांच एजेंसी दिखाएंगी तब उसका विवरण पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीरें बहुत अहम बयान करती है। देखिए, ये एक राष्ट्रीय कार्यालय है, पीएफआई का राष्ट्रीय कार्यालय है और यहीं पर छापेमारी हुई थी। और इसी तरीके के जो कार्यालय है, छोटी छोटी बिल्डिंग है, जांच एजेंसियों के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में पीएफआई के होते थे जहां पर मीटिंग होती थी। और बहुत अहम जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं कि इसी दफ्तर से छोटी छोटी बिल्डिंग थी और कई जगहों पर तो पीएफआई के जो सदस्य इन्हीं बिल्डिंगों में, घरों में रह रहे थे। वहाँ आसपास के लोगों को भी नहीं पता था, पड़ोसी भी नहीं जानते थे कि बगल में रहने वाला शख्स वाकई पीएफआई से संबंधित था या फिर नहीं। पीएफआई टेरर फंडिंग मामले में एनआईए और ईडी का जॉइंट एक्शन, देश के 10 से ज्यादा राज्यों में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी, कई राज्यों के पीएफआई प्रमुख समेत 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, कुछ जगहों पर कार्रवाई का विरोध। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़, कहा पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अधिकारों के हनन का पुराना इतिहास, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बताया भारत का अभिन्न हिस्सा। ब्रिटेन में दो समुदाय के बीच अब भी तनाव, ब्रिटेन में कार्यक्रम रद्द होने पर बोली साध्वी ऋतंभरा, कहा हिंसा से समाज में डर फैलाने की कोशिश, भड़काने के पीछे आईएसआई की साजिश। कुछ हिंसक ताकतें हैं जो हिंसा के बल पर भय पैदा करना चाहते हैं समाज में, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खुलेआम ताइवान स्ट्रेट में अपना जंगी जहाज भेजकर अमेरिका ने यह बात साबित भी की, जिससे चीन की धड़कनें बढ़ गईं। उसकी नौसेना उसी समय से अलर्ट है जब से उसे अमेरिकी युद्धपोत के ताइवान स्ट्रेट की ओर बढ़ने की खबर मिली है। यही बात चीन की घबराहट का सबूत है। वो अलग बात है कि चीन ने अपनी घबराहट को छिपाने के लिए अमेरिका के इस कदम को पब्लिक हाइप बोल दिया, लेकिन हकीकत यह है कि चीन डरा हुआ है, क्योंकि यूएसएस हिंगिस कोई ऐसा वैसा युद्धपोत नहीं बल्कि मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर है, यानी वो एक बार में कई जगह तबाही मचा सकता है और इसका इस्तेमाल हवाई, समुद्र और जमीन से होने वाले हमलों को रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एंटी एयर और एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम से लैस है। इससे पहले अमेरिका और कनाडा के युद्धपोत 11 महीने पहले ताइवान स्ट्रेट से गुजरे थे, लेकिन तब बात और थी और अब और है, क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। इसीलिए अमेरिका लगातार ऐसे काम कर रहा है जिनसे चीन के पसीने छूट जाएं। इस बीच सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से संकेत मिले कि चीन साउथ चाइना सी में अंडर वाटर ड्रोन उतारने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि इन तस्वीरों में चीन के नेवल बेस पर 2 मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन देखे गए और माना जा रहा है कि चीन अपने ये ड्रोन जल्द ही साउथ चाइना सी में उतार देगा। मतलब ये कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों ने चीन की चोरी पकड़ ली और दुनिया को बता दिया कि चीन समंदर के अंदर मानव रहित ड्रोन भेजने वाला है, जो चीन के दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी है।
क्योंकि खबर है कि साउथ चाइना सी में स्थित चीन के हेनान द्वीप पर बने नेवल बेस पर 2 मानव रहित अंडर वाटर ड्रोन देखे गए हैं, जिन्हें वो बहुत जल्द दुश्मनों के खिलाफ अपने प्लान का हिस्सा बना सकता है और समंदर के अंदर भेज सकता है। चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना फिजी में मिलिट्री ड्रिल कर रही है, ताकि अगर चीन ने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में दादागिरी दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जा सके। क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन अब दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद द्वीपों पर भी कब्जा जमाने की फिराक में है। यही वजह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने चीन को पस्त करने के लिए चौकड़ी तैयार कर ली। इन चारों देशों ने मिलकर दक्षिण प्रशांत महासागर में मौजूद देश फिजी में 12 सितंबर से एक सैन्य अभ्यास शुरू किया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें चारों देशों की सेनाएं जंगल में दुश्मन को घेरने और उस पर हमला करने की ताकत परखती दिखी। बताया गया कि यह सैन्य अभ्यास 23 सितंबर तक चलेगा। मतलब यह कि इस मिलिट्री ड्रिल में चारों देशों की सेना चीन को चित करने की रणनीति बनाने और उसे परखने में जुटी है। असल में चीन और अमेरिका दोनों की नजर दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीपों पर है और दोनों ही देश समंदर में मौजूद इन द्वीपों को अपने पाले में करना चाहते हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में फिजी, सोलोमन आइलैंड्स और किरिबाती जैसे छोटे छोटे कई देश हैं। भौगोलिक स्थिति की वजह से इन देशों की अहमियत बढ़ जाती है और इसी वजह से चीन इन पर नजर गड़ाए बैठा है। यहां तक कि चीन ने इन देशों के साथ सुरक्षा समझौता करने की कोशिश भी की थी, लेकिन किसी भी देश ने उसकी बात नहीं मानी, जो अमेरिका के लिए राहत की बात है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि चीन इन द्वीपों पर न सिर्फ कब्जा जमाएगा बल्कि वहां से वो उसके ठिकानों को निशाना भी बना सकता है। यूक्रेन में चल रही जंग के 210 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा बयान दिया जो जंग का रुख ही बदल कर रख सकता है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर सीधा हमला किया, ऐलान कर दिया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को हवाई खबरें न समझा जाए। साफ हो गया कि रूस इस जंग में किसी भी हद तक जाने की तैयारी कर चुका है और किसी भी कीमत पर वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब तक इस जंग में परमाणु बम के इस्तेमाल की खबरें सिर्फ पूर्व जनरल और कुछ अफसर करते रहे थे। जेलेंस्की भी चिंता जताते रहे हैं कि रूस एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कभी भी रूस की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया था। रूस की सेना के अधिकारियों ने कहा था कि अगर रूस के वजूद पर संकट आया तभी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इस बार तो खुद पुतिन ने साफ कर दिया कि परमाणु बम के इस्तेमाल को कोई भी कोरी कल्पना न समझे। मतलब यह कि पुतिन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन का ऐसा कहना केवल जेलेंस्की या बाइडेन को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डराने वाला है, क्योंकि पुतिन ने जो भी कहा उसका मतलब यह है कि यूक्रेन में अब तक जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो दिखना अभी बाकी है।